माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले जो है कि तुगलक वंश का जो है क्वेश्चन सीरीज में 12 नंबर तक हम लोग कर चुके थे। आज जो है 13वां नंबर शुरू करेंगे और तुगलक वंश का नोट्स वाइज जो है इसे पिछले वीडियो में जो एनालिसिस किए थे। अब जो है 13 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन जो है, जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? अब देखिए, इसमें नंबर ए में है इल्तुतमिश, नंबर 2 में है बलबन, जो कि ये दोनों नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक है अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी तो नहीं होगा, क्योंकि तुगलक वंश हम लोग पढ़ रहे हैं, तो खिलजी इसमें क्यों आएगा? खिलजी तो नहीं ना आएगा। कारण है जो तुगलक वंश की ही ज़्यादा रहेगा इसमें। तो इसका एनालिसिस हम लोग देखते हैं। एनालिसिस में दिया गया है, जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथनों मोहम्मद तुगलक के लिए कहा। उसने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में इसका वर्णन किया। बहुत अच्छा है, इसका वर्णन किया। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पर जाएंगे हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन जो है कथन और कारण वाला है, तो इसको देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है ए में, कथन में, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया। और कारण में है, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देश के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्के की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता है। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर जो है सी का मतलब ए सही है, आर गलत। यानी ए में जो बात कहा है वो सही है, आर में जो कहा है कारण में वो गलत है। जैसे समझ लीजिए ए में क्या कहा है। ए में कहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया था। ये बात सही है। और उसके बाद आर जो है, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका के देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्के टोकन मुद्रा जारी करना चाहिए, जो कि ये नहीं है, ये गलत है। तो हम लोग जो है 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं, जो कि इसमें कहा गया है, उसको थोड़ा विचार कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्के को इब्न बतूता मोरक्को यात्री द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्के की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिम एशियाई देश में उत्तरी अफ्रीका देश के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण टोकन मुद्रा था। ये सही है, आर गलत है। वही बात है जो उसमें बताया गया। नेक्स्ट 15 नंबर फिर कथन कारण वाला आ गया है। कथन कारण वाला जो है अब हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, कथन में जो है मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। आर में है मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन उचित नियंत्रण नहीं था। इसका जो है दोनों बात सही है। मोहम्मद बिन तुगलक प्रतीक मुद्रा योजना जो कि असफल रहा था, उसे कहा जाए तो जितना ही किए थे, स्कीम लाए थे, सब इसका असफल हुआ था। चाहे इसका मुद्रा वाला हो, चाहे राजधानी परिवर्तन वाला हो, चाहे कारचिल अभियान हो, चाहे जो भी हो, पांचों योजना जो इसका असफल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक मुद्रा निर्गमन उचित नियंत्रण नहीं कर पाए थे। इसका मुद्रा वाला भी जो है ये भी असफल रहा। तो ये दोनों सही होगा। तो दोनों सही होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यानी ए आर दोनों, यानी ए सही हो जाएगा। ये दोनों सही है। नेक्स्ट हम लोग
इतना नंबर कर लिए थे 15। अब 16 नंबर पर जाएंगे। 16 नंबर की ओर जाएंगे। हाँ, इसका एनालिसिस भी दिया गया है, जो कि ये भी देख लेते हैं। बहुत अच्छा बात, जो बात अभी हम बोले वही सब इसमें लिखा हुआ है। इसमें जो है बरनी मोहम्मद बिन तुगलक की 5 मुख्य योजना विशेष रूप से उल्लेख करा। दोआब में कर वृद्धि। दोआब जो था, दो नदियों के बीच का जमीन जो, उसमें इतना कर बढ़ा दिया, ये भी असफल हो गए, किसान असंतुष्ट हो गए थे। देवगिरी को राजधानी बनाया, ये भी इसका असफल हुआ था। सभी आदमी को देवगिरी लेके चले गए थे, आदमी को अच्छा नहीं लगता था, ये समस्या हो गया था। सांकेतिक मुद्रा जारी करना, ये मुद्रा वाला भी स्कीम इसका असफल हो गया था, इसका नकल रुपया छापना शुरू कर दिया था। खुरासन पर आक्रमण किया, ये भी असफल हो गया। कारचिल अभियान, ये भी इसका असफल हो गया। प्रतीक मुद्रा योजना असफलता का कारण मुकर शिखा डालने पर राज नियंत्रण न होना। प्रतीक मुद्रा के मूल्य मुख्य कारण सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण न होना। प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी के मुद्रा के मूल्य बराबर रखा गया था, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बन गए। लगान जाली सिक्कों को दे दिया जाने लगा, यानी मतलब इसका ये भी सबसे भयावह रूप हुआ। कारण यह जो ये इसका नकल इतना हो गया, तांबे के बदले में चांदी देना पड़ा, इसका खजाना पूरा खाली हो गया। इसका सभी स्कीम असफल रहा, क्योंकि इसके बारे में दिया गया था। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। मूरदेस यानी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर तो नहीं होगा, तो मुगल वंश का है। महमूद गजनी भी नहीं होगा, अकबर तो ये भी नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। इसी के काल में जो है इब्न बतूता, इसी के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पर जाएंगे। इसका एनालिसिस भी देख लीजिए, ये कब आए थे, इसमें दिया गया है। इब्न बतूता 1333-47 ईस्वी मोरक्को मूल अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1325 से 51 ईस्वी में भारत आया। 1325 से 51 इसका कार्यकाल था। 1333 ईस्वी में आया था और 47 तक रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मध्यकालीन यात्री लेखक इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? फ्रांस तो नहीं होगा, अफगानिस्तान तो नहीं होगा, मिस्र तो नहीं होगा, मोरक्को। कहाँ के रहने वाले थे? मोरक्को के रहने वाले थे। फिर क्वेश्चन पूछ दिया है, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन जो है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था विस्तृत विवरण दिया है? विस्तृत विवरण दिया है, यानी किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता, यही विवरण दिया है डाक व्यवस्था का। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। ये मोरक्को के एक तांजीर प्रदेश का निवासी था। अब देखिए, तांजीर यानी मोरक्को का तांजीर, और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किताब उल रहला उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। कहाँ पे दफन है? ये नालंदा में। कहाँ पे दफन है? नालंदा में।
पाटलिपुत्र नहीं होगा, मुंगेर नहीं होगा, राजगीर नहीं होगा, कहाँ हो जाएगा? नालंदा। नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसका एनालिसिस भी दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। निर्वासन के दौरान यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में हुआ, बिहार में हुई, जिससे नालंदा में दफनाया गया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें प्रथम सुल्तान कौन था? होली त्योहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? एक ही आदमी है, मोहम्मद बिन तुगलक। बड़ी पढ़े लिखे आदमी थे, बड़े, लेकिन बेचारा का स्कीम में सब असफल रहा। लेकिन ये जो है, समझिए उस समय का बड़ी सभी धर्मों का आदर करने वाला, होली त्योहार सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले यही थे। MBT इसका शॉर्ट नाम है, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था। सुल्तान था जो हिंदू के त्योहार मुख्यतः होली में भाग लेते थे ये। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिले, वो उन्हें राजा से। यानी कहने का मतलब है, जब मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हो गया 1351 ईस्वी में, तो बोला गया यहाँ जो है यानी राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, उन्हें राजा से, यानी मुक्ति मिल गई, क्योंकि इसका स्कीम असफल सा हो गया था। सारा पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी समय के साथ जो लागू करना चाहिए वो लागू नहीं हुआ, इसीलिए इसका मिशन असफल हो गया। तो खास करके इसीलिए ये बात कहा गया है। और ये जो है कौन कहा है, किस समय में कहा है, इसके बारे में थोड़ा ये देखिए, हम लोग देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था, तभी तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तागी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात की शांति व्यवस्था स्थापित कर तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ के थट्टा में 20 मार्च 1351 ईस्वी, कब? 20 मार्च 1351 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और उसके निधन पर बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। यानी ये बात इसीलिए कहा गया था इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर कितना था? 22-23 नंबर पर हम लोग जाएंगे। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था, सुल्तान अपनी प्रजा और प्रजा सुल्तान से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? फिरोज तुगलक। इसके बाद हुए थे बहुत, ये भी राजा ठीक ही थे, अपने विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से सुदृढ़ किया। इसका एनालिसिस भी थोड़ा दिया गया है, देख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक समान लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी बेरोजगारी समस्या हल करने का प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक।
बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली में निम्नलिखित किस सुल्तान ने किसने रोजगार कार्यालय स्थापना की? तो ये फिरोज शाह तुगलक किए थे। ये थोड़ा बेरोजगार आदमी के लिए ज्यादा सोचते थे और ये जो है रोजगार एक कार्यालय का स्थापना किए थे। दिल्ली के सुल्तान ने जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान एक खैरात स्थापित किया था। क्या वो था? फिरोज शाह तुगलक यानी फिरोज तुगलक यानी दीवान ए खैरात, जैसे अभी भी बोलता है खैरात बांट रहे हैं। खैरात का मतलब फ्री में देना, दान करना, इसीलिए खैराती। ये फिरोज शाह तुगलक थे। इसके बारे में देख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्ति को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान एक खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमान अनाथ स्त्रियों विधवाओं एवं आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह व्यवस्था करता था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम था? बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक 1,80,000, लगभग 1,80,000 जो है इसके दरबार में गुलाम रहते थे, दास रहते थे। देखिए इसमें भी दिया होगा। फिरोज शाह तुगलक दासों का बहुत शौक था। उसने दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उसकी देखभाल के लिए पृथक विभाग दीवान-ए-बंदगान का गठन किया। उन दासों की शिक्षा पूर्ण ध्यान रखा जाता। अब देखिए दास को शिक्षित किया जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टके के बीच वेतन भी मिलता था और कभी कभी जागीर भी मिलती थी। फिरोज शाह ये शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। बड़ा ये खतरनाक हो गया इसके लिए। मध्यकालीन भारत में राजाओं के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी पहले अलग यारी विभाग स्थापित किया। बी में बलबन ने अपनी सेना के घोड़े को दागने की पद्धति शुरू की। सी में मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। फिरोज शाह तुगलक के फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों की अलग विभाग स्थापित की। इसका आंसर हो जाएगा डी। यानी इसमें क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है? तो सिर्फ डी सही है, उसके बाद सब गलत है। इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं। मंगोल की मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग के दीवान ए अर्ज स्थापना की थी। बलबन ने अपने सेना मंत्री या दीवान अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार एवं परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी न हो। बलबन की सेना अच्छी व्यवस्था में बहुत अधिक इमाद ए मुल्क को है। घोड़े को दागने की प्रथा बलबन ही नहीं बल्कि अलाउद्दीन शुरू की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 तक गद्दी पर बैठा। चौथा जो है फिरोज शाह तुगलक गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापना की, जो फिरोज दासों का बहुत शौकीन था। विकल्प डी सही है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक। देश
निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक। तीस नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। ये तो हो गया था 30 नंबर। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, फिरोज शाह तुगलक ही था वैसे ये भी, लेकिन ये ज़्यादा थे फिरोज शाह तुगलक। इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग स्वीकृति के पश्चात हक़-ए-सब्र नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहर का पानी प्रयोग में लाते थे, पैदावार 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों निर्माण करवाया था? ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। सबसे ज़्यादा आ गया फिरोज शाह तुगलक। हक़-ए-सब्र अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसमें हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ही होगा। फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि ब्राह्मणों पर ये पहला ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत में जो कि ब्राह्मणों पर कर लगाया था, जो कि ब्राह्मण पर जजिया कर नहीं लगता था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों भूख हड़ताल भी की थी। अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ब्राह्मण से जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया था। पहले तो भूख हड़ताल किया, लेकिन अंत में फिर देना पड़ गया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए गए थे? फिरोज शाह तुगलक। फल किस्म का अच्छा जो है फलों का सुधार किया था ये फिरोज शाह तुगलक। देखिए इसका एनालिसिस भी दे दिया। फिरोज शाह तुगलक बागवानी अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए थे। उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधार के उपाय किए थे। टोपरा तथा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली के कौन लाया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ की लेख दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, देखिए यूपीसीएस यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया हमसे। फिरोज शाह तुगलक की विशेषता यह थी कि उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं कुलीनपुर अशोक भवनों मरम्मत कराने एवं उन्हें पुनः निर्मित कराने बहुत ध्यान दिया गया। उसने अपने निर्माण से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने को दिया। उसके द्वारा जो अशोक के 2 स्तंभों मेरठ एवं टोपरा और अम्बाला जिले में से दिल्ली लाया गया था। टोपरा वाले स्तंभ महल तथा फिरोजाबाद मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया था। मेरठ वाले स्तंभ दिल्ली वर्तमान बड़ा हिंदू राव अस्पताल निकट एक टीले करके शिकार या आखिर स्तंभ के पास पुनः स्थापित कराया गया।
दिल्ली के कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था? देखिए पूछ दिया गया है। कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की? उसे दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे के विचार और समझ बेहतर हो सके। ये फिरोज शाह तुगलक। यानी अनुवाद करने के बाद कोई भी चीज़ पढ़ने में आसान हो जाता है, इसीलिए जो अनुवाद एक विभाग का स्थापना किया था जो विचार एवं समझ में आए, बेहतर तरीका से समझ में आए, क्योंकि भाषा बहुत इशू हो जाता है, भाषा का प्रॉब्लम। दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिससे उसे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों फारसी अनुवाद करवाया था। संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करवाया था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक। यानी राज्य के खर्च हज व्यवस्था मुसलमानों के लिए हज यात्रा होता है। पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की। उसमें कुशल हकीम रखते थे, यानी डॉक्टर वेद समझिए उस समय में। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा किया था। दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था। ये भी क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ बीपीएससी में भी, उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी। दिल्ली दिल्ली सल्तनत की तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। कौन थे? नसरुद्दीन महमूद अंतिम थे। पुत्र नुसरत शाह ने नसरुद्दीन की चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश के दो विभागों में विभाजित हो गया। दोनों शासकों एक ही साथ दिल्ली छोटे राज्य शासन किया। नसरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद। नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मध्य एशिया महान मंगोल सेनानायक तैमूर भारत पर आक्रमण 1398 में किया। 1398 ईस्वी में किया। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था। शहंशाह की सुल्तान दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। तैमूर ने किस शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें से कोई नहीं है। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए कौन था। फिरोज भारत में तैमूर आक्रमण वस्तुतः तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 काल है। 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से तैमूर स्वयं स्पष्ट किया था। उनमें से एक था काफिरों से युद्ध तथा उनका बिना दूसरा था धन प्राप्ति। जनवरी 1399 में तैमूर ने फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कंगरा और जम्मू होता हुआ वापस लौटा। जाने से पहले उसने खींच खां, मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर के सूबेदार नियुक्त किया। उपयुक्त समस्त प्रश्नगत विकल्प गलत था, इसलिए चारों विकल्प गलत था। इसीलिए तैमूर लंग किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? उसमें भी लिखा हुआ था, जैसे भी जान लीजिए। 1398 में किया था।
तैमूर के आक्रमण के बाद भारत तैमूर के आक्रमण के बाद भारत के किस वंश राज स्थापित हुआ? सैयद वंश। सैयद वंश। सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के 1398 ने दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश दोनों नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के साथ तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में दौलत खां दिल्ली के सुल्तान चुना, परंतु खिज्र खां ने पराजित कर दिया और तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर के सूबेदार था। तैमूर आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार नए राजवंश सैयद वंश की नींव डाली। सैयद वंश की नींव डाली। निम्न में से उन कलाक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। जैसे इसमें है रुकनुद्दीन, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक, आलम शाह। इसका जो है पहले रुकनुद्दीन, दूसरा हो जाएगा मुबारक खान, तीसरा फिरोज शाह तुगलक, चौथा आलम शाह। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें दिया हुआ भी है इसका ईस्वी सबसे कब था। रुकनुद्दीन 1236, मुबारक खान 1316-20, फिरोज शाह तुगलक 1351, 1388, आलम शाह 1445, 1451। रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना, जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो मुबारक खान 1316 ईस्वी मुबारक खिलजी के नाम दिल्ली सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक 1351, 1388 दिल्ली के सुल्तान रहा। सैयद वंश शासक 1451 से 1445 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। सैयद वंश से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग जो है कल जो बात करेंगे लोधी वंश पर जाएंगे, और हम लोग का जो है मुस्लिमों का आक्रमण, उसके बाद गुलाम वंश, उसके बाद जो है खिलजी वंश, उसके बाद जो है तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश हम लोग नेक्स्ट आगे सीरीज में करेंगे। और जो सीरीज आप लोग जो देख रहे हैं शुरू से देखिए, आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम लोग का कल जो स्टार्ट होगा नया सीरीज लेकर आएंगे, नया सीरीज जो लेकर आएंगे तो